वेलकम टू अवर चैनल एपीएस स्टडी मटेरियल। आज हम हिस्ट्री का लेसन प्लान 12 डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक है वैदिक काल। तो देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पर डालेंगे दिनांक, जो भी डेट होगी वो, विषय, इतिहास और प्रकरण। टॉपिक को हमेशा हम अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद राइट हैंड साइड पर हम डालेंगे कक्षा, चक्र और अवधि। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य सारे लेसन प्लान में सेम ही रहेगा और ये कॉलेज से प्रोवाइड होता है आपको, और अगर कॉलेज से नहीं मिलता है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे छात्रों को यह ज्ञान प्राप्त होगा कि किस प्रकार वैदिक काल ने समाज का दृष्टिकोण बदला। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य हम लिखेंगे छात्रों को वैदिक काल का जीवन किस प्रकार प्रभावित करेगा, यह मानव का कल्याण करती है। उसके बाद आ जाएगा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। उसके बाद आ जाएगा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जो भी चीज़ें हम टीचिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं उन्हीं को लिखते हैं। फिर आएगा नेक्स्ट हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं कि छात्र वैदिक काल के बारे में पूर्व ज्ञान रखते होंगे, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, प्रस्तावना प्रश्न। तो इसमें हम 2 कॉलम बनाएंगे, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र अनुक्रिया। ठीक है, लड़कियां हैं तो छात्र अध्यापिका लिखेंगे और लड़के छात्र अध्यापक। तो ये आपको कॉलेज बताते हैं कि 3 या 4 क्वेश्चन जैसे भी बनाने हैं, कहीं कहीं पे 5 बनवाए जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखा है कि हमारे देश का क्या नाम है, तो बच्चे उत्तर देंगे हमारे देश का नाम भारत है। हमने भारत से यहाँ दूसरा क्वेश्चन बनाया है कि भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है, तो बच्चे उत्तर देंगे भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। अब हड़प्पा सभ्यता से हमने यहाँ तीसरा क्वेश्चन बनाया है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद किस सभ्यता का विकास भारत में हुआ, तो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा, बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो हम यहाँ पे उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। आज हम लोग वैदिक काल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है पहला जो हमारा शिक्षण बिंदु है वो, तो पहला शिक्षण बिंदु है हमारा वैदिक काल का अर्थ। तो यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन बनाया है कि हड़प्पा सभ्यता के अवसान के बाद किस संस्कृति का विकास हुआ, तो बच्चे इसका उत्तर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे इसका अस्पष्ट उत्तर देंगे, तो हम स्पष्टीकरण कथन लिखेंगे। तो स्पष्टीकरण कथन में हम लिखेंगे कि वैदिक काल से तात्पर्य उस युग से है जिसका ज्ञान वैदिक साहित्य से होता है। वेदों में हमें आर्यों की राजनीति व्यवस्था, समाज, धर्म, कला इत्यादि की जानकारी मिलती है, इसीलिए वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। प्राय यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अवसान के बाद वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। वैदिक सभ्यता को इतिहासकारों ने 2 कालों में विभाजित किया है, पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेम दूसरे पेज पे हम लिखेंगे कि 4 कॉलम बनाएंगे, उसमें लिखेंगे छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और शामपट कार्य। तो पहला जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे वैदिक संस्कृति, ऐसे। ठीक है, जैसे ये पहला क्वेश्चन है उसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे वैदिक संस्कृति, दूसरे का उत्तर जो है वो अनक्लियर है तो अस्पष्ट उत्तर देंगे, और स्पष्टीकरण कथन के सामने हम लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा शिक्षण विधि। तो हम विधि बताएंगे कि ये प्रश्नोत्तरी विधि है और स्पष्टीकरण के सामने व्याख्यान विधि। सहायक सामग्री में अगर आपने ब्लैक बोर्ड की हेल्प से पढ़ाया है तो आप लिखेंगे शामपट की सहायता से समझाएंगे, या फिर आप यहाँ पे कोई टीचिंग एड भी लगा सकते हैं। फिर शामपट कार्य में जो भी हमने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड कुछ यहाँ लिख देते हैं। जैसे हमने लिखा है आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। अब सेकेंड हमारा टीचिंग पॉइंट है आर्यों के जन्म। ठीक है, इसमें हमने पहला क्वेश्चन पूछा वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है, तो बच्चे इसका उत्तर देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है आर्यों के जन्म किसे कहते हैं, तो बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो हम यहाँ पे स्पष्टीकरण कथन में लिखेंगे कि आर्य कबीलों में रहते थे, इन कबीलों का नाम मुखिया के नाम पर होता था, इन कबीलों को जन कहा जाता था। वेदों में हमें पुरुजन, यदुजन और तुर्वशजन, भरत जन जैसे कई जनों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में राजा को जन का स्वामी बताया गया है, उसे जनरक्षक कहा गया है। एक जन में कई विष होते थे, इसके मुखिया को विषपति कहा जाता था। कई ग्राम मिलकर विष बनाते थे, ग्राम के प्रमुख को ग्रामीण कहा जाता था। ग्राम कुल या ग्रह में विभाजित थे, कुल या ग्रह के मुखिया को कुलूप या गृहपति कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में जब जन स्थायी रूप से किसी क्षेत्र में बस गए तब जन जनपद में परिवर्तित हो गए। ठीक है, अब ये है, इसके सामने हम सेम ऐसे ही 4 कॉलम बनाएंगे, छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण बिंदु, सहायक सामग्री, शामपट कार्य। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बच्चे देंगे कि 2, ठीक है, 2 भागों में विभाजित हो गया था।
और दूसरे का अस्पष्ट उत्तर तो वो लिखेंगे और स्पष्टीकरण के सामने की सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में प्रश्नोत्तर विधि और स्पष्टीकरण के सामने व्याख्यान विधि। सहायक सामग्री में जो भी हमने टीचिंग एड यूज़ किया है वो दिखाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे इस तरीके से एक चार्ट बनाया बच्चों को समझाने के लिए, तो इस तरीके से लगाएंगे। फिर हमारा श्यामपट्ट कार्य में जो भी हमने पढ़ाया उसी से लिखेंगे। हमने यहाँ लिखा है वैदिक काल में जन का प्रमुख राजा होता था। अब आ जाएगा हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट, तो है वो राजा का शासन। अब इसमें पहला क्वेश्चन है आर्य कहाँ रहते थे, तो बच्चे उत्तर देंगे। नेक्स्ट है कि राजा का शासन कैसा था, तो इसका स्पष्टीकरण देंगे हम, क्योंकि बच्चे इसका अस्पष्ट उत्तर देंगे। तो हमने यहाँ लिखा है राजा का प्रमुख कार्य जन के लोगों की रक्षा करना था, वह युद्ध में सेना का नेतृत्व करना था। प्रारंभ में राजा का चुनाव सभा द्वारा किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद पूर्ण वंशानुगत हो गया। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति नामक संस्थाएं थी। जन का खर्च चलाने के लिए राजा जन के लोगों से उपहार प्राप्त करता था। इस उपहार को बलि कहा जाता था। बलि के रूप में राजा अनाज, घी, वस्त्र, घड़ा, आभूषण, गाय आदि प्राप्त करता था। राजा अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान रखकर शेष ज़रूरत के हिसाब से लोगों में बांट देता था। इससे राजा तथा प्रजा के मध्य रिश्ते मजबूत होते थे। ठीक है, अब इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट पेज पे हमारा सेम 4 कॉलम आ जाएंगे। छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। पहले क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे कबीलों में रहते थे। दूसरे का अस्पष्ट उत्तर तो वो लिखेंगे और स्पष्टीकरण के सामने की सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में प्रश्नोत्तरी विधि, स्पष्टीकरण के सामने व्याख्यान विधि और सहायक सामग्री में जो भी हमने टीचिंग एड यूज़ किया है वो, जैसे हमने यहाँ पे सभा के बारे में दिखाया है तो वो दिखा देंगे इस तरीके से। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट हमारा श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में हमने लिखा है बलि के रूप में राजा अनाज, घी, वस्त्र, घड़ा, आभूषण, गाय आदि प्राप्त करता था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 4 टीचिंग पॉइंट, ये है वैदिक कालीन समाज। तो इसमें हमने पहला क्वेश्चन बनाया है कि प्रारंभ में राजा का चुनाव कौन करता था। ठीक है, तो बच्चे इसका उत्तर देंगे। दूसरा है वैदिक कालीन समाज किसे कहते हैं, बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो हम स्पष्टीकरण कथन में लिखेंगे कि वैदिक कालीन समाज का आधार परिवार था। परिवार का वरिष्ठ पुरुष सदस्य इसका मुखिया होता था, जिसको कुलूप या गृहपति कहा जाता था। आरंभ में आर्य 3 वर्णों में विभाजित थे, राजा, पुरोहित तथा अन्य जन। यह विभाजन उनके व्यवसाय पर आधारित था, परंतु कठोर नहीं था। किंतु धीरे धीरे जो यज्ञ करवाते थे वे ब्राह्मण कहलाए, जो युद्ध करते थे वे क्षत्रिय कहलाए, जो व्यापार करते थे वे वैश्य कहे जाते थे। बाद में शूद्र नामक चौथा वर्ण भी मिलता है, जिसमें युद्ध में हारे लोग शामिल किए गए। महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था, वे पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती थी। वेदों से हमें लोपा, मुद्रा, घोषा, शुचि आदि महिलाओं के नाम प्राप्त होते हैं। इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट हमारे दूसरे पेज पे सेम 4 कॉलम, छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ लिखेंगे सभा, दूसरे का अस्पष्ट उत्तर तो वो लिखेंगे और स्पष्टीकरण के सामने सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये लिखेंगे। इसके बाद आ जाएगा शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तरी विधि और व्याख्यान विधि लिखेंगे। सहायक सामग्री में हमने श्यामपट्ट की सहायता से समझाया तो वो लिखेंगे। फिर श्यामपट्ट कार्य में हमने लिखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहे जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है बोधात्मक प्रश्न। तो हमारे अगर 4 टीचिंग पॉइंट है तो हम सब में से एक क्वेश्चन बनाते हैं। तो जो भी हमारे 4 टीचिंग पॉइंट्स हैं उनमें से हमने एक क्वेश्चन बनाया है। पहला है वैदिक सभ्यता को कितने कालों में विभाजित किया गया था, नाम बताएं। उसके बाद एक जन में कई क्या होते थे वो लिखना है। राजा का प्रमुख कार्य क्या था, वैदिक कालीन समाज का आधार क्या था। अब श्यामपट्ट कार्य आ जाएगा। इसमें पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में डालेंगे दिनांक, विषय, प्रकरण और राइट हैंड साइड पे कक्षा, चक्र और अवधि। टॉपिक को हमेशा अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, और जो भी हमारे 4 क्वेश्चन हैं उनके आंसर हम इस तरीके से देंगे। जैसे हमने लिखा है वैदिक सभ्यता को 2 कालों में विभाजित किया गया था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। एक जन में कई विष होते थे, राजा का प्रमुख कार्य जन के लोगों की रक्षा करना था, वैदिक कालीन समाज का आधार परिवार था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा पर्यवेक्षण। अब हमने यहाँ लिखा है कि छात्र अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट पर किए गए कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देते हुए निरीक्षण करेगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न हमारे 2-3 तरीके के होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स लिए हैं, लेकिन आप राइट रॉन्ग ले सकते हैं या फिर मैच द फॉलोइंग्स भी ले सकते हैं। तो जो भी हमने 4 टीचिंग पॉइंट पढ़ाए हैं उन्हीं से ही हम 4 पुनरावृत्ति प्रश्न भी
बना लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है गृह कार्य। गृह कार्य में हमने लिखा है कि आर्यों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, लिखकर याद करें। ठीक है, तो यहाँ पे गृह कार्य देने के बाद हमारा एक लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है अगर आपको हमारी इस वीडियो से अपना लेसन प्लान बनाने में हेल्प मिले तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।